हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आज आपका पहला प्रश्न है, प्राकृत एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूचित या सूची सम्मिलित की जाती है। आपको बताना है रेड डाटा बुक में किसे शामिल किया जाता है, जिसको IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। पहला कह रहा है जैव विविधता के प्रखर स्थलों, जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं, में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा कह रहा है संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची। तीसरा कह रहा है विभिन्न देशों में प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों या संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। अब आपको इनमें से बताना है कि रेड डाटा बुक किसकी सूची जारी करता है। आपका पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहले में है कि पहला तीसरा, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दूसरा तीसरा और चौथे में है केवल तीसरा। बहुत आसान है बेचारों। आप लोगों ने IUCN पढ़ा है और आपने देखा था कि 9 सूचियां जारी करता है IUCN, और 9 सूची में आपके रेड डाटा बुक में, जिसको रेड डाटा बुक में वो जारी करता है, तो इसमें आपको पता है कि वही प्लांट आते हैं जो और जीव आते हैं जो संकट के नज़दीक है, संकटग्रस्त होने वाले। यानी कि 9 सूचियाँ बनाता है रेड डाटा बुक का, जिसमें प्लांट और जीवों को संरक्षण की बात करता है। तो इस हिसाब से आपका केवल और केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। जैव विविधता वाले स्थलों में जो जीव होंगे उन्हीं की सूची जारी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और विभिन्न देशों में प्राकृतिक और मतलब संसाधन के संरक्षण हेतु जो संरक्षित स्थलों की सूची, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्थलों की सूची नहीं जारी करता, बल्कि जीवों और वनस्पतियों की सूची जारी करता है और उनकी स्थिति के आधार पे 9 सूची बनाता है और उसमें इनको स्थान देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला भी आपका पढ़ा हुआ है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में कौन सा है जो रामसर का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। आपके सामने कुछ आर्द्र यानी कि वेटलैंड्स हैं। आपको बताना इनमें से कौन है जिनको रामसर की सूची में शामिल किया गया है। चिल्का झील है, लोकटक झील है, केवला देव है और बूलर है। अब आपके सामने देखिए कूट भी है। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा और चौथे में है सभी। तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इसमें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आपकी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, तो निश्चित ही ये सारे शामिल किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि सभी सही हैं, ये सारे वेटलैंड्स की सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपने देखा था इन सीटू और एक्स सीटू, स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण दिए जाते हैं। तो आपको बताना उन संरक्षणों में सबसे बेहतर तरीका कौन सा है किसी भी जीव को संरक्षण देने के लिए। तो आप सभी को पता है कि वो क्या हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व होगा, वनस्पति उद्यान होगा, राष्ट्रीय पार्क होगा या आपके जंतु अभ्यारण्य होंगे। तो सभी को पता है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें बड़े पैमाने पे पौधों, जीव जंतुओं और सभी को संरक्षण दिया जाता है। ये सबसे बेहतर तरीका माना जाता है जैव विविधता के संरक्षण का। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही शानदार है और आसान भी है, आपको पढ़ाया है मैंने। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किन में सिंह, पुच्छी, बानर, मकांग आपने प्राकृतिक आवास में देखने को पाएंगे। आप कौन सा आपका राज्य है जहाँ पे आपको बंदर जो हैं मिलेंगे जिनके पूँछ शेर जैसे होते हैं। पहला कह रहा है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में कह रहा है केवल दूसरा, तीसरे में कह रहा है पहला तीसरा चौथा और चौथे में कह रहा है सभी। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था और आप लोगों को इसमें बिल्कुल समस्या नहीं होगा कि शेर जैसे पूँछ वाले जो बंदर हैं ये पश्चिमी घाट में मिलते हैं और पश्चिमी घाट जिन जिन राज्यों में फैला होगा वो सभी जगह मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी घाट नहीं फैला है तो आपका आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए नहीं, मतलब जो है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए नहीं हो सकता है, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जैव विविधता के लिए हानिकारक नहीं हो सकते हैं, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है वैश्विक तापन, दूसरा कह रहा है आवास का विखंडन,
आपको पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको बताना है। आपको बता सकते हैं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये भी देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है। शाकाहार को प्रोत्साहन, विदेशी संक्रमण। अच्छा, कौन कौन से हैं जो आपके यहाँ जैव विविधता के लिए अच्छे होते हैं? जैव विविधता के लिए आपका संकट नहीं होगा, संकट नहीं होगा। इसमें से कौन सा है जो जैव विविधता के लिए संकट नहीं होगा या जैव विविधता के लिए मतलब जो है संकट हो सकता है? संकट हो सकता है, बड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन हो गया। क्या होगा? जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, नहीं हटा दे रहे हैं हम, के लिए संकट हो सकता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं? पहला कह रहा है वैश्विक तापन, क्या इससे नुकसान होगा? दूसरा कह रहा है आवास का विखंडन, क्या इससे नुकसान होगा? तीसरा कह रहा है विदेशी जातियों का संक्रमण, क्या इससे जैव विविधता को नुकसान होता है? चौथा कह रहा है शाकाहार को प्रोत्साहन, क्या इससे जैव विविधता को नुकसान होता है? आपका सॉल्व किया हुआ है, IAS का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता है जैव विविधता को कौन कौन नुकसान पहुंचाते हैं, तो निश्चित ही बच्चा लोग आप जानते होंगे कि शाकाहार जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, संक्रमण होता है, तो स्थानीय जातियों को नुकसान होता है, सही है। आवास का विनाश कर देंगे आप, मैंने पहले ही कहा था जैव विविधता को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका है आवास का विनाश कर दीजिए, सारे जो अपने आप वहाँ से समाप्त हो जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों चीज़ें जैव विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं। शाकाहार नहीं पहुँचाता है बल्कि मांसाहार जो है जैव विविधता को नुकसान पहुँचाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन धनी स्थान है? आपको बताना है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट है, थार का रेगिस्तान है, पूर्वी घाट है या बंगाल की खाड़ी है? तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ जो जैव विविधता वाले इलाके हैं उन्हें हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है और इसमें से पश्चिमी घाट आपका हॉट स्पॉट है जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। और साथ ही पश्चिमी घाट में केरल का साइलेंट वैली सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला इलाका है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा धनी है ये। निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कोई प्रजाति विलुप्त नहीं होता? बाकी चीज़ें जिम्मेदार होंगी उसके विलुप्त होने के लिए, लेकिन कोई ऐसा कारण है जो उसके विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं है। और आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में बहुत अच्छे से। कह रहा है व्यापक नीचे कर्मता, दूसरा कह रहा है संकुचित नीचे कर्मता, तीसरा कह रहा है बड़े आकार वाले शरीर और चौथा कह रहा है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो बहुत आसान है चलो, आप सभी को पता है कि जब व्यापक नीचे होगा तो विलुप्त नहीं होगा, जब नीचे संकुचित होगा तब विलुप्त हो सकता है। तो ये विलोपन के लिए उत्तरदायी रीजन नहीं है। दूसरा है अगर उसका नीचे यानी कि निकेत व उसका कार्यात्मक भूमिका जो है संकुचित हो जाएगा तो विलोपन होगा। बड़े आकार का शरीर भी विलोपन के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि ये अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, भोजन की कमी भी हो सकती है। आनुवांशिक विविधता कम होगी तो वो उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, लेकिन आपका पहला विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है बल्कि ये अच्छा होता है। अगर ये चीज़ें हैं तो विलोपन नहीं होगा। तो पहला जिम्मेदार नहीं है, बाकी चीज़ें जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने से निहित होता है? कौन सी चीज़ें हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ मानव के सांस्कृतिक पारंपरिक जीवन को भी संरक्षण प्रदान करते हैं? आपको बताना है जैव मंडल नीचे है या जिसको रिजर्व कहते हैं, या आपका वनस्पति उद्यान है, या राष्ट्रीय उपवन है, या आपका वन्य जीव अभयारण्य है। तो सभी को पता है वन्य जीव अभयारण्य नहीं होगा, राष्ट्रीय उपवन भी नहीं होगा, वनस्पति उद्यान भी नहीं होगा। क्या होगा? जीव मंडल नीचे यानी कि रिजर्व, यानी कि बहुत बड़े इलाके को ही संरक्षित कर दिया जाए, उसमें जो जनजातियां हैं उनको भी संरक्षित कर दिया जाए, वो वहाँ रह सके, वहाँ की चीज़ों का यूज कर सके। तो वहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु और साथ ही जनजातियों के पारंपरिक जीवन को भी संरक्षण दिया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? वेटलैंड इंटरनेशनल आप लोगों ने पढ़ा है, आपको बताना है इसके बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है यह रामसर अभिसभा के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए एक व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करता है।
अब आपको कोड की सहायता से देना है उत्तर। पहले में है केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथा में है कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगी बच्चा लोग कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही हो जाएगा। तो आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों बात थ्री नहीं सही होगा। आपका क्या सही होगा? केवल और केवल 2 सही होगा। केवल और केवल 2 सही होगा। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि रामसर इंटरनेशनल की स्थापना 3 संगठनों को मिला के किया गया है। उसको रामसर स्थलों वाले लोगों ने नहीं किया है। रामसर जो साइन करने वाले हैं इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि इसके पहले से अमेरिका जो है वेटलैंड और इसके अलावा 3-4 संस्थान काम कर रहे थे। उन तीनों को संयुक्त करके आपका वेटलैंड इंटरनेशनल बनाया गया था। ये रामसर की वजह से नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए निम्न में से किए गए 2011-12 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया था। अच्छा, ये तो आपका पुराना क्वेश्चन हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-12 के लिए दशक निर्दिष्ट किया था। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ना कोई दशक घोषित करता है, जो कि 11-12 में किया गया था, तो अभी पुराना हो चुका है। लेकिन जान लीजिए कि आपका 2011 से 20 के दरमियान जो 10 सालों का दशक था, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नाम दिया था? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक। तो बच्चा लोग याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जैव विविधता दशक घोषित किया था। देखिए अभी 2020 समाप्त हुआ है, तो अभी तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। 2014 में ये पूछा भी गया है, UPPCS मेंस में पूछा गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति होता है, विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु होते हैं, या विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप एवं जंतु होते हैं। आपको बताना है कि क्या है डेफिनेशन आपके जैव विविधता का, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का। बहुत आसान और एकदम कॉमन सेंस का है बच्चा लोग, आप सभी को पता होगा। जैव विविधता किसे कहेंगे? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं का जो समूह होता है, जो पाए जाते हैं किसी निर्धारित क्षेत्र में, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट को कहते हैं जैव विविधता स्थल, हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, चूँकि यहाँ पे विशेष प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं जो बाकी क्षेत्रों में देश के नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बताएंगे निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? आपके सामने है ऑप्शन और आपको क्लास में पढ़ाई हूँ। CJ बैरो, D कास्त्री, वाल्टर G रोसेन या DR ब्रिटिश। फटाफट उत्तर देंगे। सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्लास में पढ़ा हुआ है आपका। क्या सच हो जाएगा बच्चा लोग? तो याद रखेंगे क्या सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, वाल्टर G रोसेन। वाल्टर G रोसेन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका पढ़ा हुआ है और देखिए IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से जंतु हैं जो शीत निष्क्रिय होंगे। चमगादड़ है, भालू है, कृंतक यानी कि रोडेंट हैं। पहले में कह रहा है पहला, दूसरा, दूसरे में कह रहा है केवल दूसरा, तीसरे में कह रहा है तीनों और चौथे में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को मैंने बताया था कि शीत निष्क्रिय क्या होते हैं, ग्रीष्म निष्क्रिय में कौन से जीव आते हैं। ये सारे असमतापी कहलाते हैं। समतापी को वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो असमतापी में कुछ ग्रीष्म निष्क्रिय होते हैं, कुछ शीत निष्क्रिय होते हैं। इसमें से कौन से जीव हैं जो आपको ठंडक में नहीं दिखाई देंगे, उसको हम शीत निष्क्रिय कहेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये सारे जीव हैं। चमगादड़ भी ठंडी में नहीं दिखाई देते, भालू भी निष्क्रिय हो जाते हैं, कृंतक भी, ये सारे लोग ठंडक में निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है, सभी हो जाएंगे। गोवा में निम्नलिखित में से किस में प्रवाल भित्ति है? आपको बताना है। अच्छा, इसमें से कहाँ पे जो है प्रवाल भित्ति देखने को आपको मिलेगा, ये बताना है। उपयुक्त में से कहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगा? बच्चा लोग ये गोवा नहीं है, गोवा को हटा के बोलिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, यहाँ से है आपका, यहाँ चौथा ले लीजिए, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन,
कहाँ कहाँ पे आपके जो है देखने को मिलेंगे, एक तरीके से कहिए कि कोरल रीफ पढ़ाई हो आप लोगों को, प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, और आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या है जो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम, अच्छा इसको ऑप्शन में मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ, ये जो आपका सुंदरबन है इसको ऑप्शन नंबर 4 कर दे रही हूँ, इसको 3 कर दे रही हूँ। अब आप बताइए क्या है जो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं तो बनेगा नहीं। तो क्या पहला दूसरा तीसरा है, क्या आपका दूसरा चौथा है, क्या आपका पहला तीसरा है, या सभी हैं? तो आप सभी को मैंने बताया था कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपके प्रवाल भित्तियाँ हैं वो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो सही है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, अच्छा मैं इसको 3 की थी, इसको 4 की थी, ऑप्शन गड़बड़ होने की वजह से। तो पहला दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल सही है। सुंदरबन में नहीं पाए जाते, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा है, कच्छ की खाड़ी में कम है, मन्नार की खाड़ी में भी है, और लक्षद्वीप में भी है। 4 जगह पे आपके देश में पाए जाते हैं प्रवाल भित्तियाँ, जिनको कहते हैं कोरल रीफ या मूंगा चट्टानें। तो ये आपके सुंदरबन में नहीं है, बाकी 3 क्षेत्र में है। इसके अलावा लक्षद्वीप होता तो लक्षद्वीप भी हो जाता। अगला, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ अंतर्राष्ट्रीय करार हैं, आपको बताना इनमें से कौन सी बातें हैं जो जैव विविधता से संबंध रखते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जैव विविधता से संबंध रखते हैं, आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन फर्स्ट में है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुसंधान संस्थानों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा कह रहा है मरुभूमि का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा कह रहा है विश्व विरासत अभिसमय। आपको बताना इनमें से कौन कौन से हैं जो जैव विविधता से संबंध रखते हैं। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है केवल तीसरा, तीसरे में है पहला तीसरा, और चौथे में है सभी। फटाफट उत्तर देंगे, जैव विविधता से कौन है जो संबंध रखते हैं। बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है, याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। IS 2014 में आया हुआ है। ये सारे लोग जैव विविधता को संरक्षण देंगे। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुसंधान संस्थानों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और विश्व विरासत अभिसमय, ये सारे लोग जैव विविधता के संरक्षण में ध्यान देते हैं। अगला देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में कैसा परिवर्तन होगा, कह रहा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, दूसरा कह रहा भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, तीसरा कह रहा पृथ्वी पर एक समान रहती है, और चौथा कह रहा ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इतना आसान हो चुका है कि अब आप लोग इसको नींद में भी सही करने लगेंगे। तो आपका 0 और 90। तो आप सभी को पता है कि भूमध्य रेखा की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता बढ़ती है, और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती चली जाती है। ऐसे ही मैंने कहा था पहाड़ी और पर्वत पे भी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटती है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रट गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम भारत संसद द्वारा कब पारित किया गया था, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है और आपको क्लास में मैंने पढ़ाया भी है, तो निश्चित ही बच्चा लोग आप लोग को समस्या नहीं होने वाला है। क्या होगा, मई 2004 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, या आपका अक्टूबर 2008 में, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपका पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को समस्या बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि 2002, दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। 2002 याद रखिएगा, और वो भी दिसंबर के महीने में। अगला देखिए, भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पाठक का क्या महत्व है। आपको बताना है कि भारत सरकार से बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। इस पादप का क्या महत्व है, ये पादप है, इस पादप का क्या महत्व है। कह रहा है यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा कह रहा है यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा कह रहा है इसमें पौष्टिकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है। और आपका चौथा कह रहा है इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने देखिए कूट भी है, पहले में केवल दूसरा, दूसरे में है पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे में है पहला तीसरा, और चौथे में है सभी। आपको बताना है सी बकथोर्न के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं, और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। सी बकथोर्न के बारे में क्या है जो सही हो जाएगा। भारत सरकार इसकी खेती को प्रोत्साहन दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, तो
तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, बिल्कुल सही है। इसका बायोडीजल बनता है, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत हो गया, बायोडीजल के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। देखिए अगर आपका पहला ऑप्शन सही हो चुका है तो आप कितनी आसानी से 50-50 पे आ गए, ये दोनों तो नहीं होंगे, हट गया। और आपका पहला सही है यानी कि ये भी हट गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। इसमें पौष्टिकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है, बिल्कुल सही है। इमारती लकड़ी के लिए नहीं, चूँकि ये पादप है ना तो इसकी इमारती लकड़ियाँ नहीं होती हैं, तो आपका चौथा भी, अगर आपको पता होता कि चौथा नहीं है तब भी आपके 50-50 आ जाते। तो मोस्टली अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 50-50 बहुत जल्दी से आ जाता है, फिर 50-50 में ही समस्या हो जाती है। तो आप याद रखेंगे आपका पहला तीसरा सही है। इसका बहुत पौष्टिकता है और ये ऊंचाई पर भी हो सकता है, ये मृदा क्षरण को रोकता है, बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा आपका सही है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है। आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है, गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है, आपको ये बताना है। गारो खासी जयंतिया आप सभी को पता होगा मेघालय में पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से हैं जो फैले हुए हैं, आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है नोकरेक, दूसरा कह रहा है अगस्त मलाई, तीसरा कह रहा है देहांग दिबांग और चौथा कह रहा है नंदा देवी। तो बच्चा लोग सभी को पता है कि आपके कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपका जो सही है वो है नोकरेक, यही मेघालय में है। चूँकि नंदा देवी उत्तराखंड में है, देहांग दिबांग अरुणाचल में है, अगस्ता मलाई आप सभी को पता है ये नीचे पड़ता है आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में, होगा नहीं। नोकरेक मैं आपको पढ़ाई भी हूँ इन्वायरमेंट में कि नोकरेक कहाँ है और बाकी सारी चीज़ें। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडल निधि है। इनमें से कौन सा है जो आपका बृहत्तम जैव मंडल निधि है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है यानी कि शामिल है। पहला है नीलगिरी, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है नंदा देवी और चौथा है मन्नार की खाड़ी। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 4 मन्नार की खाड़ी ही सबसे बड़ा है, इन सब में सबसे बड़ा जो है ये मन्नार की खाड़ी है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और ये एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसमें आपके जलीय और स्थलीय दोनों बातें आती हैं। तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपको पुराना पढ़ा हुआ रिवीजन हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे। अगर आप ऐसे डेली पढ़ते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डेली आपके नॉलेज में 2-4 नई बातें भी जुड़ती जा रही हैं, पुराना रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि नई चीज़ें सीखने के साथ साथ पुराना याद रखना भी ज़रूरी है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं। नई चीज़ें पढ़ते रहिए, पुराना भूलते रहिए। तो ऐसे बच्चा लोग खूब मेहनत कीजिए, हम लोग डेली ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप लोग क्लास में ज़रूर उपस्थित रहा कीजिए, क्योंकि क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके ज्ञान को मजबूत करेंगे। थैंक यू सो मच।